नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया, लेकिन इस फैसले के बाद खींचतान लगातार जारी है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल ओवररीच बताया है। जुडिशियल ओवररीच का मतलब कोर्ट की सीमा पार कर कार्यपालिका और विधायिका में दखल होता है। यदि कोर्ट संविधान संशोधन करेगा तो संसद और विधानसभा की क्या भूमिका रहेगी? संविधान में गवर्नर के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं है। कोर्ट द्वारा 3 महीने की सीमा तय करना संविधान संशोधन जैसा है। 2 जज संविधान का स्वरूप नहीं बदल सकते। ऐसे में केरल से निकला ये मामला तमिलनाडु में आया था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगामी स्वरूप इसका क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश संविधान से चलता है और संविधान में जो भी कानून बनता है वो सदन से पारित होता है। मंजूरी मिलती है राज्यपाल और राष्ट्रपति से। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले आए जहां बिल की मंजूरी के लिए लंबे समय तक इसे राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास होल्ड किया जाता रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समय अवधि तय कर दी है, जिसके बाद जंग न्यायपालिका वर्सेस विधायिका की शुरू हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम फैसले में क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो। राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने होंगे। राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार-बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। उधर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को भी अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। अदालत ने कहा था कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी RN रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वो राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। बिल पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर देती है तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते। अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इधर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। अब तक कई राज्यों में सरकार बनाम राज्यपाल की लड़ाई जारी है। पंजाब,
राज्यपाल BL पुरोहित द्वारा 7 विधेयक रोकने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा था राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। तमिलनाडु राज्यपाल रवि ने 2023 में राज्य सरकार का अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। 2022 में DMK ने राष्ट्रपति से उन्हें हटाने की मांग की थी। तेलंगाना राज्यपाल T सौंदरराजन ने MLC नामांकन और बजट मंजूर करने से इनकार किया। केस हाईकोर्ट पहुंचा, फिर समझौता। पश्चिम बंगाल राज्यपाल के पास 23 विधेयक लंबित। विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल को इसकी याद दिलाई। कहा कई अहम बिल फंसे हैं। इन सब के बीच केरल सरकार ने CJI संजीव खन्ना से अपना केस जस्टिस पारदीवाला की बेंच को भेजने का आग्रह किया। केरल के राज्यपाल ने 7 बिल 23 माह लटकाकर राष्ट्रपति को भेजे थे। राष्ट्रपति ने 4 बिलों को मंजूरी नहीं दी है। केरल ने दोनों को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई 13 मई को होगी। उधर इन सब मामलों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कितना बदलाव नजर आएगा और बिलों की मंजूरी पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी गई समय अवधि का कितना पालन होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सुप्रीम फैसला है और न्यायपालिका विधायिका का ये पूरा मामला है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारा जो डिसीजन आया ये कहां से चलकर आया, कहां तक पहुंचा और आगे इस पर कितना बदलाव होगा, कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसे देखना पड़ेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, ना राष्ट्रपति, ना राज्यपाल, ना सुप्रीम कोर्ट, ये 3 वो नाम हैं जिन पर कोई आरोप, ठीक है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, कोई भी निर्णय आ सकता है, लेकिन हमें एक चीज को देखना होगा, इस पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई बात रख रहा है तो वह किस परिप्रेक्ष्य में रख रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, विधेयकों को लेकर कौन से ऐसे मामले थे, इनको देखना पड़ेगा। और अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सरकार और राज्यपाल के बीच ये जो लड़ाई है जो चल रही है, अमूमन कई मसलों पर हमने भी पहले देखा है, इस तरह की चीजें जब फंसती हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब इस पर कितना बदलाव हो सकता है इस डिसीजन के बाद, ये बड़ा सवाल होगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसबी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे DP यादव। DP यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। TMC का पक्ष रखेंगे एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संवैधानिक मामलों के जानकार हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं ज़किया खान। ज़किया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? खेमचंद जी, ये जो डिसीजन है, देखिए, चाहे केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, ये सारा जो एक डिसीजन आया या इस तरह का जो मामला आया है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, कुछ इफ एंड बट वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आया है, उसको लाया गया है, उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेती? देखिए, मुद्दा अभी कोर्ट में है और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम रखा गया है और फेडरल सिस्टम की कुछ सीमाएं हैं, राज्यों की कुछ सीमा है, केंद्र की भी अपनी सीमा है। राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं और केंद्र को विशेष अधिकार दिए गए हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे तमिलनाडु में अभी वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया कि ऑटोनॉमी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऑटोनॉमी हम लोग मांग करेंगे। तो ये वो पार्टियां हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रही हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी की वजह से पहले बहुत सारे राज्यों में दिक्कत हुई है। पहले भी तमिलनाडु में दिक्कत हुई, जब श्रीलंका में वहां पे तमिल के साथ संघर्ष चल रहा था, तो उस समय पूरे तमिलनाडु को लेके एक अलग देश बनाने का एक प्लान था। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की मैं निंदा करता हूँ जो देश को तोड़ के, संविधान को तोड़ के, और जो संविधान की मूल भावनाएं कि देश को इकट्ठा रखना है, फेडरल सिस्टम के तहत जो प्रमुख बातें हैं वो केंद्र के पास और जो लोकल चीजें हैं वो राज्य के पास रहे, उसमें वो इंटरवेंशन कर रहे हैं। कोर्ट में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अब वो केंद्र सरकार कोर्ट में पुणे जा रही है, केंद्र सरकार कोर्ट में जाएगी, अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट में उस चीज को रिव्यू कराएगी। जो मैटर संवैधानिक तरीके से कोर्ट में है उस पर ज्यादा चर्चा प्रक्रिया करना ये लीगल भी नहीं है।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुर्तजा जी हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। डीपी यादव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, सुप्रीम फैसला जो आया है, जो समय सीमा निर्धारित की गई है विधेयकों को लेकर, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, इसे किस तरह से देखते हैं? आज मैं सभी मेहमानों की सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। देखिए राखी जी, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, ये एक पुरानी कहावत है। और जो लोकतंत्र के स्तंभ है, 4 जो लोकतंत्र के स्तंभ है, चाहे वो विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई या न्यायपालिका, और कहीं ना कहीं जो मीडिया का, जो चारों में सामंजस्य होता है तो लोकतंत्र सही तरीके से चलता है। आप देखिए, जो विधायिका का जो काम है कि विधायिका कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा लोग चुने जाते हैं, उसका काम ही यही है कि वो कानून बनाए, नियम बनाए और कहीं ना कहीं जो जनता के हित में हो। कार्यपालिका का अपना काम है, जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसका अपना काम है। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, भारतवर्ष के लिए राखी जी, कि जिस प्रकार से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, राज्य सरकारें नहीं है, वहां पर संघीय ढांचा को जो है विचलित करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार द्वारा जो अपॉइंट किए गए राज्यपाल हैं वो सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पहले की सरकारें हो, वो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वहां की जो राज्य सरकारें हैं उनके फैसलों में कहीं ना कहीं अपना अड़ंगेबाजी वो लगाने का काम कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकारें सही तरीके से जनता के हित में काम करें। ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है राखी जी। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु और केरल के मैटर हैं, मामले हैं, उसमें दिखाई देता है। तो इसके जो अब न्यायपालिका ने जो इसको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आप देखिए किस प्रकार से आप ये जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, उनको क्यों लटकाने का काम कर रहे हैं आप। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको पॉइंट आउट करिए, उसको बताइए सरकारों को। आप इसको सालों साल लटकाते रहेंगे, ये कैसे काम होगा? तब सरकारें कैसे लोकहित में काम कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो उस बिल को लेकर के, जो राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए एक आईना दिखाने वाला है और इसे हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए राखी जी। इसमें जो लोग भी विशेषज्ञ हों उनको कहीं ना कहीं इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र में अगर ऐसा होता रहेगा तब तो फिर लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से जो राज्यपाल नियुक्त हो वो अपनी मनमानी करते रहे, जो राज्य सरकारें हैं वो तो किसी काम की नहीं रह जाएंगी, फिर वो कठपुतली बन के रह जाएंगी। ठीक है, चलिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगी। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी एहतेशाम जी, सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि मुझे अब आज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रॉब्लम्स आई या ये मामले चल रहे हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण है कि राज्यपाल के पास 23 विधेयक लंबित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल को इसकी याद दिलाई। तो ये एक फैक्टर पश्चिम बंगाल का भी है। तो आप इसे किस तरह से डिसीजन को मानते हैं? देखिए राखी, सबसे पहले नमस्कार और तमाम पैनलिस्ट को मेरी ओर से बधाई, इसलिए कि कल हम लोगों ने बंगाल के नया साल मनाया है और नया समझ लिया। आप लोगों को बधाई। तो देखिए, कहीं न कहीं 2014 से हमारे देश की अभी हर चीज जो है बिल्कुल विपरीत है। मैं डीपी यादव की बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन, विश्लेषण किया लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो सर्वसम्मति के साथ, जिसकी पूर्ण बहुमत होती है राज्य सरकार के, वो गवर्नर के पास में भेजते हैं। लेकिन मैं देखता हूं अक्सर कि ये कहीं न कहीं किसी भी कारण जो केंद्र में बैठी सरकार, जो गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं वो केंद्र के जरिए अपॉइंट होते हैं। पूरे जो है वो अपना इंडिविजुअल कोई भी राइट जो है वो अधिकार ये पालित नहीं करते हैं और सामने जो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनका ये देखते हैं और ये किसी इशारे में चलते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जो अभी परिस्थिति है कि बहुत ही बद से बदतर है। आपने देखा होगा कि हर जगह
कि जो भी ये हो रहा, पारित हो रहा, तो उसको लीड किया जा रहा। हमारे यहाँ बहुत दिनों से देखेंगे आप कि MLC मेंबर लेजिस्लेटिव जो है, जो भारत के 6 राज्यों में ऑलरेडी है, लेकिन हमारे बंगाल में बहुत कुछ कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ गवर्नर जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं, डस्टबिन में रखे हुए हैं, और वो अपने आकाओं का इंतजार करके समझ लीजिए जब तक आका उनका ये नहीं करेंगे तो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम समझते हैं कहीं न कहीं इस पर जो भी है, इस पर कड़ी से कड़ी मतलब ये होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, और जो भी विधेयक पारित हो जाए, पास हो जाए अपने कैबिनेट से, असेंबली से, तो उसको हम समझते हैं गवर्नर को इसको देखना चाहिए, और गवर्नर सामने ऊपर जाकर के भेज करके इस तरह से इस पर मोहर लगाना चाहिए, ताकि कोई भी विधेयक, कोई भी चीज होता है तो हमारे अभी बहुत अच्छे ढंग से यादव जी बोल लेते कि लोगों के हित के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। और जब इस तरह से जब कोई भी विधेयक को अगर आप पोस्टपोन करके रखेंगे इतने काफी दिनों तक, तो इससे क्या होगा, इससे विकास की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि डे बाय डे जो है हम लोगों की परिस्थिति खराब होती जाएगी, और कहीं न कहीं इसका भुगतान जनता को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। तनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी तनुज जी, ये एक सुप्रीम फैसला जो आया, ये एक ऐसा फैसला है, ऐसा डिसीजन है, ठीक है किसी स्टेट का कोई इशू था जिसको लेकर याचिका दायर की गई, ये पूरा मामला कोर्ट में था, उसको लेकर डिसीजन आया, लेकिन ये सबके लिए हुआ, और कई सारे लोग जिन्होंने याचिका लगाई थी जहां से ये मामले थे उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए एक समय अवधि निर्धारित कर देना, इस तरह के बिल जो विधेयक जो आते हैं उनके लिए एक टाइम लिमिटेशंस होना, अभी विपक्ष अपनी बात रख रहा था, इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये बात सत्य है कि जो बिल ऑलरेडी विधानसभा में पारित हो चुके होते हैं उसे गवर्नर को अप्रूव और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से देखना होता है कि वो कितने व्यवस्थित हैं। अगर व्यवस्थित नहीं है तो उन्हें दोबारा वो फिर से वापस भेज सकते हैं। लेकिन इन ऑल जो वीटो पावर की बात की जा रही है, वो वीटो पावर पूर्ण रूप से गवर्नर के हाथ में नहीं होता है। साथ में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 201 है वो यही डिफाइन करता है, और इसी के लिए स्पेशली जो एक 3 महीने की अवधि बताई गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो संवैधानिक रूप से जो कार्य प्रणाली है वो कुछ ऐसी ही इसके अंदर होती है। जी ठीक है, तरुण जी वापस आऊंगी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कुंद्रू पुष्पलीला मैम जुड़ गई हैं। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। हाँ, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक समय अवधि निर्धारित की है, सुप्रीम फैसला है, बहुत स्टेट्स में ये प्रॉब्लम सरकार वर्सेस कहना चाहिए राज्यपाल के बीच में लड़ाइयाँ चल भी रही हैं, जारी हैं। कई ऐसे इश्यूज हमने और आपने देखे हैं जिस पर ये सवाल आके रुक जाता है। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने मनमाने तरीके से राज्यपाल अपॉइंट कर देती है, फिर इश्यूज आते हैं बाद में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अभी हमारे साथ जो पैनल में विपक्ष बैठा है उन लोगों ने ये बात उठाई है। तो इस तरह की चीजों के बाद ये जो डिसीजन आया है, राष्ट्रपति के लिए भी आया है, एक टाइम लिमिटेशंस दी गई है, कैसे इसे कांग्रेस लेती है? कांग्रेस को तो, हमको तो कांग्रेस ही नहीं, पूरा जनता को मालूम हो रहा है ना, जो भी कर रहा है आज बीजेपी ने अपनी मनमानी से कर रहा है, डेमोक्रेसी कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो प्लान से पहले से ये सब करने का, अभी राष्ट्रपति भी कौन है भाई, रबर स्टैंप पे उनकी पार्टी वाला ही रहेगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट का ही रहेगा। मैं ऐसा बोलूंगी, मैं गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने लेक्चरर भी हूँ, मुझे राष्ट्रपति का पावर कितना है मुझे मालूम है। अभी जो करना पड़ता है, जो बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, सुनना पड़ता है, और टाइम भी राष्ट्रपति को देने का लायक हो गए ये लोग। ये गलत है ना। तो हमारा जो है ऑर्डिनेंस का होने दो, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व होते हुए आज सेव करने का डेमोक्रेसी, किसी के सबसे ऊपर भरोसा उड़ गया हमारा को। एक कोर्ट तो है अपन को बचाने वाला, तो उसके ऊपर पूरा उम्मीद है आज जनता का। तो उम्मीद को आगे लेके जाने के लिए भी हमको थोड़ा सा टाइम तो भी चाहिए ना। ऐसा नहीं है उन लोग जो बोले वो राष्ट्रपति सुनना, डेमोक्रेसी सिस्टम कुछ नहीं, कोई सूचित बोलने वाला नहीं है, अपोजिशन पार्टी वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। जो हुआ वो भी पूरा एक डाउट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी
एक एक टाइम ही प्रेशर क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं, सामान्य जो कॉमन पीपल के मन में आ रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे रेस्पेक्ट है कोर्ट के ऊपर, हमारा कांग्रेस पार्टी का, हमारा जो लीडर जो भी मान रहे, आज जनता के साथ जो भी हो रहा है अन्याय, उसके साथ हमारा आवाज चल रहा है। आप भी देख रहे, आज देखो ईडी के केस के ऊपर क्या कर रहे हैं हमारा सोनिया जी को, यानी कि प्रियंका जी, एक ही दिन में तीन बंदे के ऊपर केसेस डालने का ये क्या तरीका है? क्या है ये विलेनिज्म? क्या हमारे ऊपर क्या जुल्म चल रहा है पार्टी के ऊपर? तो ये हमारे को लग रहा है कि ये लोग ऐसा करने से अपने सिर पे जो कुलाटा मार ले रहे हैं ये लोग को। पब्लिक तो गुस्सा आ रहा है। कल ईडी ऑफिस के सामने सब लोग हमारा सोचने वाला तो सब लोग आते नहीं डायरेक्ट, मगर इनडायरेक्टली उन लोगों का जो हमारा मदद रहता है। राहुल जी जो काम कर रहा है देश के लिए करता है, सोच रहा है हम लोग, मगर ये लोग तो देश के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी करता है उनकी मर्जी से। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी हो, हम राष्ट्रपति जी का जो भी अनुशासन है उसके लिए भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। ऐसा फोर्सबली किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। आज मोदी सरकार हो, मोदी सरकार क्या है, किसी का है, कौन बनाया? पूरा पब्लिक ने बनाया, जनता ने बनाया। आप जनता को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, अपोजिशन तो कोई नहीं रहना चाहिए आपको। तो ये सिस्टम में हमारे को तो ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है कि कॉमन जनता भी सोचने लगे, तो ये यहाँ पर इंडिया में रहना है, ये इंडिया है या क्या है? आज पार्टी वाले भी सोच रहे होंगे, हर पार्टी वाले, ये कहाँ चल रहा है? कोई राष्ट्र देखो आप, आज देखो ममता जी का प्लेस में भी गड़बड़ हो रहा है, कहीं भी शांति क्या अशांति। जो लोग अच्छा आराम से रहने वाला का जिंदगी में, जब से थर्ड टाइम ये मोदी आया ना, मैंने पहले भी आपसे कहा था ये इस बार आएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स कर देगा, ये देश को बर्बाद कर देगा। देखा था उस दिन मैंने बोला था, ट्रम्प से रिलेशन कर रहा था और उम्मीद दिला रहा था हमारा बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा। आज देखो क्या टैरिफ सबके साथ जो भी कर रहा है उससे भी ज्यादा अपन के साथ भी किया। ठीक है मैम। इंडिया को क्या सेफ है? चलिए, कुछ भी सेफ नहीं। मोदी के है। भरोसे पे इंडिया आगे नहीं जाएगा। जब तक मोदी जाएगा ही तभी ये देश का अच्छा होगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। ज़किया जी सुन पा रही हैं? बिल्कुल। ज़किया जी देखिए, राज्यपाल के पास क्या पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति के क्या पावर्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज आते हैं, ये जाहिर तौर पर है कोई भी विधेयक हो वो एक मंजूरी के लिए आगे फॉरवर्ड होता ही है। राज्यपाल के पास जाएगा, वहाँ कोई इश्यूज आते हैं, वो एक उनकी एक अपनी गाइडलाइन है कि वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। यदि कोई ऐसा इशू है, उनके स्तर पर भी चीज़ें हो सकती हैं। अभी हमारे यहाँ हालिया वक्फ का देखिए आप, राष्ट्रपति की मंजूरी भी हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेट वाइज मैंने बहुत इशू देखिए, पंजाब का एक जिक्र है मेरे पास, तमिलनाडु का है ही, केरल की जिक्र हमने की, तेलंगाना का जिक्र है, वेस्ट बंगाल का जिक्र है। इन सब चीजों पे जब इश्यूज आए राज्यपाल वर्सेस सरकार के बीच में, तब विपक्ष का ये आरोप लगाना कि जो राज्यपाल मनोनीत कर दिए जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी बना देती है और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्या वाकई उसका ये एक पहलू है या इसके पीछे कुछ और है, और इस डिसीजन को आप कैसे लेती? कुछ भी चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि 2014 से लेके अभी तक की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हनन किया गया है। चाहे हम बात करें अपने 4 पिलर में से एक मीडिया का, आप स्वदेश चैनल से हैं तो ये बहुत बड़ी आपके लिए एक अच्छाई वाली बात है कि आज हम यहाँ पर खुल के बात कर रहे हैं, वरना ऐसे कई सारे गोदी मीडिया हैं जहाँ पे इस तरह की बातें हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पैनल में बैठ के बोलना भी चाहे तो उसकी क्लिपिंग काट दी जाती है, रिकॉर्डेड में चला दिया जाता है। तो ये इस स्तर की फाइट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि अपने सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक के पिलर्स के लिए माना जाता था, उसे ब्रेक करने की कोशिश में हर मुहिम को जोड़ा जा रहा है। और चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे और सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट पे सवाल उठाना, ये कहाँ तक जायज है? आपका एक 4 पिलर में से सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर जो आज बचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर उसे भी इंसान बोल दे, कोई भी बोल दे कि हाँ हम चैलेंज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के पैनल्स को बदला जाए, रिक्वेस्ट क्या की गई है कि जज के पैनल्स को बदला जाए, कितनी बड़ी बात है कि आप एक जज के पैनल को इस बात पे बदलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके मन मुताबिक फैसला नहीं हो रहा है।
आप किस फैसले को रोकने की बात कर रहे हैं और किस फैसले की बात हो रही है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे सारे लेजिस्लेटिव में चुन के लोग आए, यानी आपकी आवाम सीधे सीधे वो पार्टी जो नुमाइंदा है जिसने वो ये प्रपोजल रखा, ये बिल रखा, जिसने ये बिल पास करवाई, वो 90% आवाम की इच्छा या 60% आवाम की इच्छा, क्योंकि 50 से अबव होंगे तभी तो वो पारित हुई ना। तो वो सारे 50% जो आवाम की इच्छा है उसको डायरेक्ट आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, या तो फिर उसको इतना लथार्जिकली आप एक खाते में बोलते हैं ना, धूल में रख दो, मिट्टी में रख दो कि उसको निकालने का टाइम नहीं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एनी जजमेंट डिलेड इज इक्वल टू अ जजमेंट फेलियर, उसी तरह से कोई भी बिल अगर पास की जा रही है पब्लिक हित में और उसे डिले किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पावर्स, तो कहीं पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हनन माना जाएगा। और इस हनन के खिलाफ अगर सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रही है, आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये वर्डिक्ट को साइन कीजिए, ओके कीजिए, आप इसको वापस कर दीजिए, आप इसको रिकाउंसलिंग कर लीजिए, आप जो भी फैसला करना है वो आप कीजिए, लेकिन एक टाइम पीरियड में कीजिए। वो कभी ये नहीं कह रहा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट और मेरी मर्जी से चलेगा, वो सिर्फ बोल रहा है कि आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन में मत लाइए, इसको लथार्जिक मत कीजिए, एक टाइमलाइन बेस्ड में इसको कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई भी चीज है, मान लीजिए अभी वक्फ का ही है, रात में बैठ के पूरा पारित हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, वहां से 2 दिन के अंदर सारा चीज ओके हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हमारे फेवर के लिए की गई है, डिसीजन ली गई हैं, सब विधानसभा लोकसभा से पारित हो चुकी है, फिर भी वहां पे रुकी पड़ी है। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पब्लिक की वोट्स का, पब्लिक की राइट्स का, पब्लिक की जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, उस चीज को रोकने का बात है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है देश के सभी नागरिक को इस चीज को बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस चीज को, इनिशिएटिव को एक नया बोल सकते हैं कि एक नई बोलते हैं ना, बहुत बड़ी एक आंदोलन खुद में, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, जैसे एक छोटे से स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, तो ये तो पूरी कंट्री है, और कंट्री भी ऐसी जिसकी रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक एंड सेकुलरिज्म के बेस पे है। तो वहां पे अगर ये सारी चीज का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज को किया जा रहा है, तो हमें बहुत ही ज्यादा इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट और तब्दीली ही आगे किसी भी विकसित समाज को बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। अगर कोई चीज छूटी हुई थी, किसी चीज को पहले नहीं किया जा रहा था, वहां पे उस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई, अगर आज किसी टाइम में किसी चीज की सिचुएशन देखी जा रही है कि हाँ भाई यहाँ पे रोड टूट गया है, या रोड में सीवर बनाने फिर से रोड तोड़ना है, तो तोड़ा जाता है। नहीं है कि रोड एक बार बन गया बार नहीं टूट के बनेगा, बनता है। तो मतलब कोई भी चीज को अगर आपको सही करना है, तो उसको अगर नियमों में आपके टाइमलाइंस देना, एक टाइम मैंडेटरी बनाना है, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए हो, चाहे राज्यपाल के लिए हो। मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत ही बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस चीज को ये पॉजिटिव के तरफ ले जाना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ ले जाना चाहिए कि हर चीज में इस चीज की बुराई है। हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, हो सकता है सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट आए, तब भी ये लॉ रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आज बीजेपी है तो कल दूसरा कोई नहीं आएगा, डेफिनेट सा बात है, कोई और भी आ सकता है। तो आप ये सोचिए कि ये आज सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई जा रही है, ये हम हर किसी, जो भी प्रेसिडेंट सीट पे बैठेंगे, जो भी राज्यपाल के सीट पे बैठेंगे, उन सभी के लिए है। इट इज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर वन। बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी,
बहुत सारे लोगों की बात है। देखिए, विपक्ष अपनी बात करेगा, विश्लेषक अपना एक उनका जो मत होता है वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये बात है जिस तरीके से कई सारे मामले अभी पेंडिंग्स हैं या जिस पर बात हो रही है, तमिलनाडु के 10 बिल का जो मामला था उस पर डिसीजन आया, केरल का एक बड़ा मामला था उस पर डिसीजन हुआ। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बाद जो गाइडलाइन दी गई है या कह लीजिए कि जो समय सीमा दी गई है उस पर ठीक है, उसका पालन करना है। और सुप्रीम कोर्ट का कभी भी कोई डिसीजन आता है तो उसको कोई भी लेट गो नहीं कर सकता, उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। कितना होगा, कैसे होगा, हो सकता है कुछ ऐसी जो बातें सभी लोग उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे मामले आते हैं जो होल्ड होते हैं, जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन वो मामला रुक जाता है किसी न किसी वजह से। तो मुझे लगता है हो सकता है इस डिसीजन के बाद शायद वो जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड भी हो जाए। समय सीमा भले 1 महीने की या 3 महीने की आई है, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी इस पर काम होना दिख जाए। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, सरकार को भी इन चीजों को देखना पड़ेगा। राखी जी, बड़ी खुशी हुई जाकिया जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना चाहिए। मैं आशा करता हूँ शायद की उम्र उतनी है कि साहबानों का जो केस था वो भी उतनी ही खुशी से, उतने ही ओपन हार्ट से सभी को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। और उसको बदलने के लिए संसद में बिल लाया गया और कांग्रेस ने बिल लाके उसको बदला। का जो बिल आया उसको भी उसी तरीके से मानना चाहिए था। ट्रिपल तलाक का बिल आया उसको भी उसी तरीके से मानना चाहिए था, उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ अभी जिस तरीके से वक्त बिल आया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आएगा उसको भी जाकिया जी और जाकिया जी की टीम उसी तरीके से मानेंगे। उन्होंने पॉलिटिकल एनालिस्ट की बजाय एक अपोजिशन लीडर की तरह बातें रखी, कोई बात नहीं, मैं उसका एक एक करके जवाब दूंगा। पहले तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं जो राज्यपाल अपॉइंट होते हैं ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की। लगभग 60 में कांग्रेस की सत्ता रही और कांग्रेस की लगातार अपने राज्य में जिसकी भी सत्ता है राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, वो राज्यपाल राष्ट्रपति और जो राज्य सरकार है उनके बीच में काम करती है। सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पिछले 11 साल में एक सरकार हम लोगों ने बर्खास्त नहीं की। 90 से ज्यादा सरकार बर्खास्त करने का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस के पास है। हमारे संविधान को सस्पेंड करने का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस का है और सैकड़ों बिलों को सालों तक लटकाने का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस का है। अब ये कहते हैं ना कि नहीं ये सब चीजें अभी शुरू हुई, ये बकवास है। अब रही बात है कि कोर्ट में निर्णय आया है, कोर्ट के निर्णय को आप रिव्यू नहीं कर सकते, ये भी बहुत गलत बात है। रिव्यू करने का अधिकार सरकार का है, रिव्यू रिक्वेस्ट डालने का अधिकार सरकार का है और सरकार ने वही किया है कि रिव्यू रिक्वेस्ट डाल ली है। अब कोर्ट रिव्यू के बाद भी कहता है नहीं आप जो कह रहे हैं तो उसको उस तरीके से माना जाएगा। तो इसको इस तरीके से हार और जीत के रूप में प्रोजेक्ट करना कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की हार है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसको हार और जीत के माध्यम से लेते ही नहीं है। एक फेडरल सिस्टम की बात है, बहुत सारे ऐसे बिल, आप ये बताइए जनहित का ऐसा कौन सा बिल है जो अटकाया हुआ है? बहुत सारे हैं या बहुत सारी ऐसी हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए विधानसभा से भेजी जाती हैं। अभी तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है कि हम लोग ऑटोनॉमी, क्या देश को तमिलनाडु को ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। आज तमिलनाडु को ऑटोनॉमी दोगे, फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को ऑटोनॉमी दोगे, जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दोगे, देश बचेगा कहाँ? तो जो सरदार पटेल जी ने जो शहादत दी, उन्होंने मेहनत की, हमारे शहीदों ने जो शहादत दी, वो तो सब खराब हो जाएगी। तो हर चीज का एक कंसिडरेशन होता है, कब कहाँ कैसे। तो गवर्नमेंट केस को रिव्यू के लिए कोर्ट में डाल रही है, कोर्ट में केस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो पॉलिटिकली लोग कमेंट कर रहे हैं और इसको कमेंट करते हुए मोदी सरकार को जो टारगेट कर रहे हैं वो भूल जाते हैं हिस्ट्री को, वो भूल जाते हैं कि उनके जमाने से सब चीजें चली आ रही हैं और उन्होंने जितने भी आप कहते हो सो कॉल्ड बिल अभी अटके हुए हैं उससे दोगुनी संख्या में बिल उन्होंने अटका के रखे। हमारी विधानसभाओं को भंग कर दिया, राज्य सरकारों को भंग कर दिया, इतने एक्सट्रीम कदम उन्होंने उठाए। आज वो जो बोलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी जनता के लिए उचित है, देश के लिए उचित है, देश की इंटीग्रिटी के लिए उचित है, देश की तो इंटीग्रिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देश हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए अगर वो देश के साथ कोई खेलता है तो उस पर भी विचार होना जरूरी है। मैं कोर्ट क्या कर रहा है उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कमेंट करना सही नहीं माना जाता।
कुछ कह रही हैं जकिया जी, बोलिए पहले आप, जल्दी से अपनी बात रखिए। जकिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैंने कहा कि खेमचंद जी ने दो चीज का टॉपिक उठाया, एक तो उन्होंने ट्रिपल तलाक और दूसरा शाहबानो का केस उठाया। दोनों ही केस में उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा डिबेट चला जाएगा। इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा सिंपल सा बोलूंगी। जो लॉ ऑलरेडी है, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एक नाम यूज करना कि हाँ ट्रिपल तलाक है, या आज जो भी वर्डिक्ट हो रही है मुसलमानों के नाम पे, चाहे वो वक्फ के नाम पे भी आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को सुविधा मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमारी नॉन मुस्लिम महिलाएं, खासतौर से क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत सारे स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे मैं लोगों से जुड़ी रहती हूँ, और काफी सारी महिलाएं हैं जो विदाउट डाइवोर्स के किस तरह से अपनी जिंदगी का पोषण कर रही है, पालन पोषण कर रही है। ना उन्हें डाइवोर्स मिल रहा है, ना उनको दूसरे शादी करने का मौका मिलता है, ना ही उनके पालन पोषण की कोई जिम्मेदारी नाम के लिए लेके बैठ जाते हैं। उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि रिव्यू पैनल किया जा सकता है। रिव्यू पैनल के लिए मना नहीं किया गया, मना किया गया कि इनके पसंदीदा जजमेंट नहीं आने पे इन्होंने जजेस के पैनल को चेंज करने के लिए जो रिक्वेस्ट आई, उस पर मैंने कहा डेफिनेटली आप कोई भी है, कोई भी इस चीज को अगर वो पसंद नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में वो डालेगा। तो ये सारी बातों को इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब ये डिस्कशन कर रहे हैं, किस मैटर पे डिस्कशन कर रहे हैं, उस मैटर को लाएं। रही बात कि अगर इनको ये समझना है कि किस तरह से राज्यपाल का इंटरप्शन होता है, किस तरह से गवर्नर इंटरप्ट कर रही है, तो इतने सारे स्टेट एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे यूटी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग अगर गिनवाना शुरू करें तो ये पूरी डिबेट की 2-3 घंटे की ऐसे ही निकल जाएगी, तो भी वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो इन्हें ये चीज, और अगर आप ये मान रहे हैं कि पहले से ये चला आ रहा है, तो आपको तो और ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो अभी के टाइम में कम से कम ये एक नेगोशिएट, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया कि चलो इसमें एक टाइम जोन को, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये तो आपको भी फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छी बात है कि उस टाइम में आप लोग नहीं करें। अभी कोई अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट होके इस तरह का डिसीजन ले रहा है, इस चीज को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस चीज में फिर आपको बुराई कहाँ दिख रही है? ठीक है, एक सेकेंड, चलिए जकिया जी मैं आऊंगी। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यही है कि देखिए सब अपनी अपनी बात जिस तरीके से रख रहे हैं, अब आ रही है बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की। इसको कैसे करेंगे आप, कैसे ले जाएंगे? जो मामले हैं उसके बाद ये क्या फटाफट फॉरवर्ड हो जाएंगे? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इस डिसीजन के बाद खुद ही उसको ऑटोमेटिकली संज्ञान में लाया जाएगा या सरकार को देखना पड़ेगा? एक बार राष्ट्रपति जी का स्टैंप हो गया समझो तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंटेशन में चले जाता है। इसके लिए जो जो राष्ट्रों का वो पावर्स है वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पूरा मानते हुए जाना चाहिए। बस इसके बीच में ऑर्डिनेंस आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी जी ने इतनी कंडीशंस पे लगाते हुए, इतना टाइम लगाते हुए इन्होंने बहुत क्लेवरली गेम खेल, समझ गए मैडम जी? अभी जो मोदी का जो है, हमारा किस्मत ये खराब है, फुल मेजॉरिटी नहीं। आज हमारा चंद्रबाबू नायडू जो और उनका अलायंस से इन्होंने गवर्नमेंट में चल रहा है, इनको रोकने का एक ही है मेरे, जो नीतीश जी और हमारा चंद्रबाबू जी, ये दोनों हट गए समझो, बस गए। जब भी ये देश को रक्षा मिलेगा, अदरवाइज इन लोगों को कंट्रोल करने का चीज ही नहीं। पता नहीं ये लोग क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र में भी उनके अगेंस्ट चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटी जो वादा किया था, इधर राष्ट्र में जो माइनॉरिटी साथ में दिए थे, उनकी वोट डाले थे, वो लोग पूरा नेगेटिव बन जा रहे। तो देश में ये सब रोकने के लिए ये की है। बस मैं जो बोल रही हूँ, अगर देश की जनता सुन लिया तो इसको रोकने के लिए, बीजेपी सरकार को रोकने के लिए हमारा आंध्र प्रदेश से हमारा सीएम और हमारा जो है नीतीश जी, ये दोनों बैठ के उनकी जो है ना सपोर्ट नहीं देने से रोक देगा, तभी ये लोग घर पे चले जाएंगे। अदरवाइज हमारा डेमोक्रेसी किल हो गया मैडम।
डेमोक्रेसी किल हो गया, डेमोक्रेसी का वर्ड ही नहीं है, नो ठीक है, सेक्युलर, नो लेकिन डेमोक्रेसी। मैम सुनिए, तो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, क्योंकि आप भी साउथ से हैं, ये यहाँ से जो मैटर इतने आए हैं, ये स्टेट और ये जो गवर्नर की लड़ाई है, जिस पर एक फैसले को आगे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, मान जाएंगे क्योंकि उस चीज को आप बहुत नजदीक से देख रही हैं, तो आप समझ पाएंगी। ठीक है मैडम, मैंने बोल रही हूँ ना कि राष्ट्रपति जी एक ही रहेगा, गवर्नर उनकी हिसाब से जो थोड़ा अगेंस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा राष्ट्रों में, मगर थोड़ी देर तक उनकी पूरा नहीं चल पाएगा। वो गवर्नमेंट को अगेंस्ट जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा वो सरकार को थोड़ा परेशान करेगा, अदरवाइज ये चलते ही रहेगा। देखो प्रोटेक्शन होता रहेगा, जब कंट्रोल चले जाएगा राष्ट्रपति का पालन लेके आने का, प्रेसिडेंट रूल लेके आने का नौबत अभी दिख रहा है। अगर ये लोग जबरदस्ती टाइम बाउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के जल्दी करने के प्रेशर करेंगे ना, अब देखो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएंगी। अभी तो एक महिलाओं का आरक्षण नहीं है और रिलीजन का आरक्षण नहीं है, चलो वक्फ बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको थोड़ा अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते ना। हमारा में वो लोग बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड इश्यू में भी बोल रहे हैं कि हमारा आपका हिंदुओं का भी लैंड बहुत है, तो वो भी उसको चेंज करना करेंगे। पब्लिक की जनता के लिए सबके सपोर्ट लेना है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में डिसीजन लेना, 1/3 मेजॉरिटी लेके जो सुविधा है पब्लिक के लिए करना चाहिए, सब लोग मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है हम जो बोलेंगे वही सुनो, एक ही रूल रहना है, एक ही लॉ रहना है, क्यों भाई जबरदस्ती? इतने साल में नहीं थे, अभी ये सब नया चीज करके क्या करना चाह रहे हैं? आखिर में आप देश को क्या अलग कर रहे हैं? एक तो अमेरिका में देखो पूरा देशों में आर्थिक व्यवस्था वो जीरो हो गया, इंडिया में देखो आज परिस्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट चले गया पूरा बच्चों का, और कोई भी ऐसा नहीं है कि खुशी से है। ये बीजेपी जब से आए हैं तीसरी बार, तब से सबको टेंशन, बाहर निकलना, घर में पहुंचना भी मुश्किल हो गया कि समाज में हम रहे नहीं तो फॉरेस्ट में रहे, वो तो भी सुख में है और शांति में है, हम लोग तो बेजार में है, टेंशन में है। ठीक है तनुज जी, अमूमन ये होता है कि ये जिम्मेदारियां जो होती हैं, देखिए क्योंकि विधायिका और न्यायपालिका का जिक्र हो रहा है इसलिए हम इस चर्चा में हैं, लेकिन अमूमन कोई भी विधेयक आता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ की जिम्मेदारी किसकी है, वो कैसे फॉरवर्ड होता है, कैसे वो उस पर मंजूरी होती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस विधायिका का एक तरफ से ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हमने हमेशा देखा है जब भी कोई कानून बन जाता है, कोई विधेयक पारित हो जाता है, उसमें जब तक कोई आपत्ति ना लगाई जाए, जब तक कोई शिकायतें ना की जाए, कोर्ट कभी उस पर हस्तक्षेप नहीं करता। बहुत अलग अलग लाइन है ये दोनों, लेकिन ये बात जो आई है ये सबके लिए है। ये फॉरेन फ्यूचर की भी बात है कि यदि इस तरह का कोई चीज आएगा तो उस पर ये लागू होगा। प्रेजेंट में जो मामले हैं, जिन स्टेट्स के मामले हैं, उस पर तो ये इंप्लीमेंट होगा ही, लेकिन क्या अभी भी इसमें कोई इफ एंड बट हो सकते हैं? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को लेट गो करना या डिनाई करना वो किसी के पास पावर नहीं, लेकिन जिनके लिए डिसीजन दिया गया है हमें उनको भी देखना पड़ेगा। से देखिए जिस पहले भी हमने देखा कृषि कानून आया, कानून को लेकर माननीय में रोक लगाई, और अगर हम बात करें अभी भी महत्वपूर्ण कानून को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चाहे हम बात करें आधार कानून में आया था, साथ हम देखिए कहीं लॉस के अंदर सुनवाई करना है से कोर्ट एक्ट का जो सुनवाई आज भी शुरुआत में क्या एक न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करते वेट करना होगा। अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, सुप्रीम कोर्ट कानून में तब है जब वे हो, अगर ऐसा कोई दाव पारित। तनुज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? हाँ डीपी यादव जी प्लीज, आपका शायद जो माइक है आप उसको म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है सर, काफी नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। हाँ अब बोलिए तनुज जी। के पास में राइट है, खास करके उन ऊपर जिसमें नजर आती है, लेकिन तरीके से आज अमेंडमेंट बना है, मैं काफी सुन रहा हूँ, तो वक्फ के संपत्ति है उस
गरीब परिवार है उन्हीं को वेलफेयर नहीं होता से ऐसे अमेंडमेंट आने के बाद कब फिर मुस्लिम समुदाय के और गरीब तबके के लोग हैं उनको उस प्रॉब्लम का फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही जो महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है वो इसमें है, लेकिन सारी चीजें जब बनी थी तनुज जी प्रॉपर नहीं आ रही है आवाज, बहुत क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विषय पर आप बोल रहे हैं, पर प्रॉपर आवाज ही नहीं आ रही है। डीपी यादव जी आपने म्यूट नहीं किया है सर, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है सर वहां से। मैं 30 सेकंड एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए कहने मैं सुन रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे पैनलिस्ट को मैं सुनाना चाहता हूँ जो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक शेर सुनाऊं। राखी जी अनुमति है? हाँ सर सुनाइए, बस ऐसा सुनाइएगा कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि मैं नहीं जानती और मैटर राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का है, तो शेर किसी पर ऐसा भारी और हावी ना पड़ जाए। डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्कुट, डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्कुट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूब गया है, हमारे यहाँ चाय में तो पूरा देश डूब गया है। दैट्स ऑल। नमस्कार। तो एहतेशाम जी, लेकिन हमारे भारतीयों को तो वैसी चाय बहुत प्रिय होती है ना? कहते हैं ना कि इंडिया में भारतीयों को चाय बहुत प्रिय होती है, तो ये किस तरफ था? क्योंकि खेमचंद जी भी मुस्कुराए हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव था या कुछ और था, थोड़ा सा बता के जाइए। देखिए ये समझने की बात है। हमारे जो दीदी जो आंध्रा से बोल रही थी, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ, वो एक बहुत सीनियर एक से मिले, अब मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। मैंने उनके साथ में कई बार डिबेट किया हूँ। तो ये मुल्क जो है, ये देश का जो अभी परिस्थिति है कि जो हम समझते हैं कि 90% लोग अभी अपने खर्च को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये परिस्थिति आ गई है हमारे देश में। अगर साल 2 साल हम नहीं समझते हैं कि लोग किस हिसाब से अपने घर, संसार, परिवार को चला पाएंगे, जो देश की अवस्था है दिन डे गिरती हुई जा रही है और हालात बहुत ही नाजुक है। हम तमाम लोग देखिए, हिंदू मुसलमान बाद में करेंगे, सबसे पहले वी आर इक्वल और हम लोग हिंदुस्तानी बनकर करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ये मैं अपील करूंगा तमाम पैनल। हाँ खेमचंद जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो मोहम्मद साहब को कहूंगा कि आप हिंदू मुसलमान बाद में करेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो आप बोलेंगे जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहाँ जो कट्टरपंथियों ने किया वो गलत है, वो निंदनीय है। ऐसे कट्टरपंथियों की निंदा करनी चाहिए, उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, ऐसे कट्टरपंथियों को एक्सपोज करना चाहिए। कहेंगे आप नंबर 2 एक सेकंड मैम आ रही हूँ। गई है, आप कौन सी मैथ पढ़े हैं? आप मदरसा से पढ़े हैं क्या? मदरसा से पढ़े हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। और आप कह रहे हैं कि गिर रही है, पोजीशन गिर रही है। पढ़ने वाले अबुल कलाम साहब हैं, मदरसा से पढ़ने वाले, मदरसा। सर विषय कुछ और है, व्यक्तिगत मत होइए, क्योंकि एक बात आती है उस पर प्रतिक्रिया आप लोग दे सकते हैं, आपका इंटरफेरेंस हो सकता है, आपका मत है, लेकिन विषयांतर मत होइए सर। अब पता नहीं उसमें से प्लीज ऐसी किसी बात को मत लाइए जो बिल्कुल ही विषय से हटकर हो जाए, नहीं तो फिर मुझे रोकना पड़ेगा। मैं खेमचंद जी ने 2 बात रख दी और उस बीच में मैं बोलना चाह रही थी कि इन्होंने अब क्योंकि आपने बोला कि पर्सनल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने जो बात रखी मतलब मदरसे की, तो मदरसे से अब्दुल कलाम और हमारे काफी सारे राजेंद्र प्रसाद जी और बहुत सारे ऐसे जो बहुत आगे तक पढ़े लिखे और बहुत आगे तक निकले हैं, वो लोग भी मदरसों से निकले हैं और बहुत अच्छी तालीमात हासिल करके और आगे बढ़े। मदरसे और गुरुकुल की पढ़ाई होती थी। चर्च सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने लाए, चर्च सिस्टम भी पढ़े फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन।
उन्होंने रोबोटिक भी पढ़ी है, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पढ़ी है, उन्होंने साइंस भी पढ़ी है। बिल्कुल पढ़ी, लेकिन इनिशियल मदरसे से पढ़ी, और आपके पूर्वज भी गुरुकुल से पढ़ के और मदरसे से पढ़ के ही निकले होंगे। उस टाइम में कोई चार्ट स्कूल या ट्यूशन स्कूल नहीं थी। तो ये सारी बातें रखी है ना, जब ये बातें रखने के पहले अपनी सोच को सुधारिए और अपनी वंशज को समझिए कि आपके वंशज कहाँ से आए हैं और कहाँ से तालीम हासिल की है। ये सारी बातें रख के तब आगे बोला कीजिए। आप सीधे जो पहुंच रहे हैं कि अंग्रेजी तालीम को अहमियत हिंदुस्तान में अभी महत्वपूर्ण ये है मुस्लिम बहनों के लिए क्या कौन किया? से विधेयक होंगे और वो कौन सा हम समय देखेंगे जिस पर जनहित के विषयों पर, जनहित के मुद्दों पर विधेयक आएंगे। फिर वो स्टेट लेवल पर हमारे देश के लिए कौन सी ऐसे जनहित के मुद्दे और विधेयक होंगे जो आएंगे, फिर उनको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कराया जाएगा, यदि वो होल्ड हैं तो क्यों हैं। इस प्रोसेस में अब और वक्त ना लगे, इस तरह के केसेस ना आए, इसलिए ये एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है और उसको शायद एक पॉजिटिव सोच लेकर चलना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेट हैं उनका जिक्र है, इसीलिए तो मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो क्यों उसको हम ऐसे नेगेटिव या नकारात्मक रूप से देखें। जो मामले हैं उनका भी खात्मा आज नहीं तो कल होगा। इस डिसीजन के बाद शायद जल्दी जल्दी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाए, तो हम उस विषय पर बात कर लें। किसी के लिए आरोप लगाना बात नहीं है। और इसीलिए जैसे अभी डीपी यादव जी ने पहले कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल मनोनीत करती है, सर मैं तो इन सब चीजों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। कौन किसको मनोनीत करता है, एक संवैधानिक पद होता है। देखिए, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, इनके लिए व्यक्तिगत टिप्पणी अच्छी नहीं होती। तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबके अपने पावर्स हैं, उनको कैसे काम करना है। हाँ, आपके पास जो अधिकार है वो कोर्ट की शरण लेने का है। आप बिल्कुल जाइए, राजनीतिक दल बिल्कुल जाएं, उनको यदि कोई आपत्ति है वो बिल्कुल जाएं, पर व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी बात रखिए। चलिए, हमारे साथ कनेक्ट नहीं है तनुज जी, क्योंकि उस वक्त आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। मैं चाहती हूं यदि प्लीज एक बार आप फिर से बोलिए, यदि आपकी बात क्लियरिटी के साथ आ पाए तो। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे बड़ी चीज इसमें जो आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसे संवैधानिक राइट्स हैं कि अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं बना है और उसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसी खामियां हैं, तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन या उसको रद्द करने की पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ऐसा पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो ये जो जिस तरीके की यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया है, इसके अंदर में अगर हम देखें तो मुझे गैर संवैधानिक रूप से कुछ भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के भी सांसद कमेटी में मौजूद थे और देश भर से उसमें ओवरव्यू लिया गया लोगों का, और उसके बाद कमेटी ने ये बिल फुल मेजोरिटी के साथ में पारित किया। कहीं ना कहीं अगर आज कोई उसमें समस्याएं हैं या जिस तरीके की याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, तो देखिए अभी उसका निराकरण या संशोधन होगा, वो किस आधार पे होगा, ये जरूर देखने के लिए हमें प्रतीक्षा करना होगी। जी ठीक है, चलिए एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो फैसला आया है इस पर अपनी जो भी प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की क्या हो सकती है, वो देंगे नहीं देंगे या इसका वेलकम करेंगे, वो जो भी करेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, इस डिसीजन के बाद में जो पेंडिंग मामले हैं, जहां पर ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड होना शुरू होंगे, क्योंकि एक समय सीमा जब दे दी जाती है तब तो आपको उसके अंदर उस ड्यूरेशन में काम करना होता है। तो देखिए इसका कितना पालन होता है, करना भी जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश को, किसी भी फैसले को लेट गो नहीं कर सकते, तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, सुप्रीम फैसला है, न्यायपालिका विधायिका का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसीलिए ये डिसीजन आया है। राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए यदि समय सीमा निर्धारित की गई है तो उसके पीछे कुछ तर्क हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्ट तक पहुंचे थे। अब जो पेंडिंग चीजें हैं उस पर कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट आने दिखेंगे, हमें कितनी जल्द दिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।